Thank you. I would like to call all the guests on the stage. पूज्य ज्ञानानंद स्वामी फ्रॉम दिल्ली अक्षरधाम. आप सब गए हैं दिल्ली अक्षरधाम? तो दिल्ली अक्षरधाम के रिसर्च सेल हेड के स्वामी जी हमारे बीच में. एक बार जोरदार तालियां हो जाए स्वामी जी के लिए. वी हैव भुवनेश, क्लास 24. सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो भुवनेश का स्टार्ट है. और मैं भुवनेश के लिए बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा. हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि पहले स्कूल में पढ़ाई करो सेम सब्जेक्ट, और उसके बाद वही सब्जेक्ट आप जाके ट्यूशन में पढ़ाई करो. सो क्लास 24 इज हेयर विद अ सोल्यूशन कि ठीक है, आपके स्कूल आवर्स में ही हम बेस्ट ट्रेनर्स से आपको तैयारी करवा देंगे और आपके रिजल्ट्स इंश्योर करेंगे. सो वी हैव भुवनेश विद अस. थैंक यू सो मच भुवनेश फॉर बीइंग हेयर. वी हैव बद्री माधव. आप सब लोगों ने कैलाश मानसरोवर के बारे में सुना होगा. कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश जो यात्रा होती है, तो शिव जो है उनके शेष नाग के जो वंशज हैं, उस हैराकी से बद्री माधव हमारे बीच में आते हैं. आप उत्तराखंड से सीधे आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर प्लीज. वी हैव धवल सर. Dhaval sir, please have a big round of applause for Dhaval sir. Dhaval sir is the program head in iStart. आप सामने गोल बिल्डिंग आपको दिखी होगी, वो iStart की है. तो राजस्थान में जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनकी पूरी मेंटोर और पूरा वो सब आप करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप इन किड्स के लिए आप हमारे बीच में हैं. वी हैव ऑलरेडी नमन सर, आई एम थैंकफुल टू यू. वी हैव IAS नवीन जैन सर विद अस. सर प्लीज आप भी स्टेज पे आइए. नवीन जैन सर फाउंडर है स्पर्श अभियान के. स्पर्श एक ऐसा अभियान है जहां पर बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है, और नवीन सर ने इस पूरे अभियान को बिल्कुल अच्छे जोश के साथ चला रहे हैं. तो सर आप भी हमारे बीच में हैं, और मॉडरेटर मैं खुद हूँ, तो मैं एक्टिव एक्शन का फाउंडर हूँ. थैंक यू सो मच, आप लोग सब आए. सो इफ विथ योर परमिशन मे आई. थैंक यू सो मच. सर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ. और नमन सर, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग सेशन. और आप यहाँ बैठे हैं, आई थिंक विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन. आई होप आपको मजा आया होगा सेशन में नमन सर का. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू. जस्ट बिफोर दिस सेशन मैं आपको बता दूं, वहां पर नवीन जैन सर ने आपके सभी बच्चों को गुड टच बैड टच और बच्चों के साथ इतना कमाल का इंटरेक्शन किया है, हम लोग उसको विटनेस कर पाए. तो नवीन जैन सर हमारे बीच में कंटिन्यूसली सेशन लेकर तुरंत वापस बैठे हैं आप लोगों के लिए. तो एक बार जोरदार तालियां नवीन सर के लिए भी हो जाए. थैंक यू सर. सर आई स्टार्ट फ्रॉम यू ओनली. सर मेरा एक सवाल है, कैन आई हैव द माइक्स फॉर गेस्ट? वी हैव 4 माइक्स राइट? वी डोंट हैव इट. आपको हमारी आवाज आ रही है? ऐसे नहीं आएगी ना, तो कैन वी पास? ओके थैंक यू. कूल. मैं लाउड बोल सकता हूँ, आई एम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड. सो आई स्टार्ट विथ यू सर. सर बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, स्टिल यू आर स्टार्टिंग विद दिस गुड टच बैड टच एंड स्पर्श. क्या आपको जरूरत लगी, और ऐसा क्या जरूरत है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए सब्जेक्ट? देखिए ऐसा है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट चाह के भी टच नहीं कर पाएगी या नहीं कर सकती है. उनमें से एक चीज़ है कि हमारे बच्चों के साथ घरों के अंदर या घर के बाहर जो ये छेड़खानी या अब्यूज़, उसको कुछ भी हम नाम दें, जो सेफ्टी का इशू है वो रहेगा. अब आप ये कह सकते हैं कि हर तरफ पुलिस होनी चाहिए, हर तरफ कैमराज होने चाहिए, CCTV होने चाहिए, बच्चे हर जगह सेफ होने चाहिए. लेकिन मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ या NCRB या कई डाटा ये कहते हैं कि 80% मामलों में रिलेटिव्स ही बच्चों के साथ अब्यूज़ कर रहे हैं. तो वहाँ कौन सा कैमरा लगेगा, या आप अपने घर के कौन से कोने में पुलिस घुसाएंगे? तो सवाल यहाँ पे कई बार पॉलिसी का नहीं होता, सवाल हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता. कई जगह अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर काम करने वाले लोग नहीं हैं. 2019 में जब मैं लेबर सेक्रेटरी था तो मैंने उस समय 19 में ये महसूस किया कि अखबार भरे हुए हैं, हर रोज़ कोई ना कोई 4 साल के बच्चे के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ अब्यूज़ की खबर आ रही है. तो हम लोग बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि ठीक है, मेरा क्या लेना देना है, वो डिपार्टमेंट वाले लोग देखें, पुलिस देखे. लेकिन मुझे लगता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम पुलिस या डिपार्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो हमारी गलत है मेंटेलिटी. बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी क्रिएट करती है, जिसमें से सेफ्टी कल्चर भी एक है. हमारे बच्चों को अगर सेफ सोसाइटी नहीं मिल रही है तो एवरीबडी ऑफ अस इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर आवर ओन रीजंस. क्योंकि हम हमारे बच्चों के साथ अगर कुछ टिप्स इस्तेमाल करें, मैं आपके लोगों को, बच्चों को बता रहा था 7 सिग्नल्स. हम लोगों ने पिछले 5 साल में करीबन 6,000 से ज़्यादा स्कूलों में 18,000 सेशन किए हैं. हमने 17-18 लाख बच्चे कवर किए हैं. तो एक ही चीज़ सीखी है बच्चों से. हर रोज़ अखबारों में जो चीज़ें आ रही है वो हमें सिखा रही हैं.
तो हमने 7 बेड सिग्नल्स 225 बेड टच बनाए। आपके बच्चों को मैं वही 7 सिग्नल बता रहा था। मुझे लगता है कि 80% बच्चे आपको बता देंगे, इतने अच्छे से सीख लिया उन्होंने कि ये 7 बातें बेटा तुम जान लो। ये 7 चीज़ें रिपीट होनी चाहिए, हर स्कूल को करनी चाहिए, हर सोसाइटी को करनी चाहिए। हम तो अपार्टमेंट्स में भी जाने लगे हैं। कई अपार्टमेंट्स ने मुझे कहा कि क्या आप संडे के दिन आ सकते हैं। मैंने कहा एक संडे ही मिलता है क्योंकि शनिवार को तो हम स्कूलों में जाते हैं, लेकिन हमने संडे को भी जाना स्वीकार किया है कई सोसाइटीज़ में, कई अपार्टमेंट्स में। और वहाँ पर अगर सोसाइटी में फिर मैंने देखा कि इतनी भीड़ होती है, बस कुछ लोग वहाँ बैठे होते हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे होते हैं, ज़्यादातर खाली होती है, क्योंकि सोसाइटी के लोगों को लगता है कि ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, हमारी सोसाइटी के बच्चों के साथ तो कभी नहीं होगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि जब हमें कोई हिंट देने आता है, टिप देने आता है, तो इंडियन सोसाइटी उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक एक बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो जाता है या हम उससे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट नहीं होते हैं। आज हम में से हर आदमी जानना चाह रहा है कि एरोप्लेन में सेफ्टी फीचर्स क्या होते हैं। हम में सबका इंटरेस्ट हो गया है। आज कोई भी पोस्ट हम देख रहे हैं खोल के, जहाँ भी एरोप्लेन नाम आ रहा है या क्रैश वर्ड आ रहा है, रीज़न कि हमारी कॉन्शियस में इसमें वो घुसा हुआ है। लेकिन थोड़े दिन बाद ये निकल जाएगा तो कुछ चीज़ और चीज़ घुस जाएगी। मेरी सारे पेरेंट्स से या जो कंसर्न लोग यहाँ बैठे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सेफ्टी का कल्चर सोसाइटी में होना चाहिए। ये कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई कुछ घटना हुई तो हम लोग कॉन्शियस हो गए और नहीं तो नहीं हुए। वो 7 टिप्स हैं कि बच्चे को, आज एक सिंपल सी टिप मैं पूछना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ शायद उसका जवाब देने में दिक्कत महसूस करें। आपके घर पे अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, जोमेटो से, जेप्टो से दुनिया भर का सामान आता है। कुछ चीज़ों का सामान तो 10 मिनट में आ जाता है, क्विक कॉमर्स है। कुछ का सामान 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आता है। सुबह मैसेज आता है, अच्छी बात है, कंपनियों को कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने कि सुबह मैसेज भेजना पड़ेगा कि पैकेट आ जा रहा है और इतने समय पे आएगा और ये आदमी लेके आएगा, उसका मोबाइल ये है। हमें से कितने लोग हैं जो उसको फ़ोन करके पूछते हैं कि तू कितने बजे आ रहा है, ताकि हम अपने घर के बच्चे को ये बता दें, बेटा हम यहाँ पे नहीं होंगे, तू होगा तो तू पैकेट ले लेना क्योंकि आएगा। ऐसे घरों में, कई घरों में ऐसे पैकेट पहुँच गए जो कभी ऑर्डर ही नहीं हुए थे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप बता के नहीं जाते अपने घर पे। सिंपल। नंबर 2, आपके घर का बच्चा फ्रेंडली हो जाता है किसी के साथ भी। नॉर्मली बच्चों की आदत फ्रेंडली होने की होती है और ये उनका स्वभाव है, होना भी चाहिए। लेकिन पैकेट देने वाला आदमी ये देख लेता है कि इस घर में मैं हर रोज आता हूँ, ये बच्चा बाहर निकलता है केवल। क्या रीज़न है? क्योंकि आपको पता है कि एरिया में फिक्स होते हैं कि ये लोग ही डिलीवरी बॉय रहेंगे, तो रिपीट भी होते हैं। आपने भी खुद नोट किया होगा, ये लड़का कई बार आ चुका है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जब वो आता है तो क्या आपने अपने बच्चों को ये एटिकेट्स दिए हैं कि पैकेट कहाँ से लेना है, बच्चे उसको कहाँ तक घुसा रहे हैं, या बच्चे उसके साथ क्या क्या डिटेल शेयर कर रहे हैं। पिछले दिनों में कई घटनाएं हुई जिनमें बच्चों से पूछ लिया सीसीटीवी है क्या, बच्चों ने कहा फेक वाला है, ये सही नहीं है। या जो फोटो जर्मन शेफर्ड की लगी है बाहर, जर्मन शेफर्ड नहीं है, हमारे घर में तो छोटा सा डॉग है। बच्चे शेयर कर देते हैं ऐसी बातें। तो वो सारी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी के सर्कल को, सेफ्टी के सर्कल को कमज़ोर बनाती हैं। तो कम से कम बच्चों को इतना तो सिखाइए कि जो आपके घर पे पैकेट्स आ रहे हैं उनको लेने का ही प्रोटोकॉल क्या रहेगा। हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, 4 घटनाएं हो जाती हैं फिर हम सारे लोग अपने प्रोटोकॉल बनाने शुरू कर देते हैं, एडवांस में नहीं बनाते हैं। ऐसे ऐसे टिप्स हम लोग देते हैं, पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक गार्डन में कैसे जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये सारी चीज़ें सोसाइटी में फैल गई तो उन लोगों के इरादे कामयाब हो ही नहीं सकते जो इसका, इस गैप का फ़ायदा उठाते हैं। वो गैप खत्म कर दीजिए। थैंक यू सर। स्वामी जी, पूर्वाश्रम में साधु बनने से पहले आपने यूपीएससी 1 राउंड में आपने क्रैक किया, आप यूपीएससी, उसके बाद स्वामी को पूज्य गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से आप साधु बने। स्वामी, इमोशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए ये स्पिरिचुअलिटी एज अ, क्या बोलते हैं, टूल, अगर आप अलाउ करें ये वर्ड, बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है? और आपने ये डिसीजन लिया है इतना बड़ा आपकी लाइफ में, तो क्या उसके बेस पैरामीटर्स थे? इफ यू कैन शेयर। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और जो सार्थक है। इमोशन के बारे में जो आपने बताया, हमारी संवेदनाएं, मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण देता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में सभी जानते हैं कि अर्जुन को वहाँ पर दुख हुआ, पीड़ा हुई, हताशा हुई। उसने देखा कि मेरे सारे संबंधी हैं और मैं युद्ध नहीं करना चाहता। वो युद्ध भूमि से भागना चाहता था। उसके बाद उसने जो बातें की वो सभी संवेदनाओं के आवेग में आकर बातें की थी कि इस तरह से युद्ध तो नहीं करना चाहिए। इससे अच्छी बात तो ये होती कि हम जंगल में चले जाते, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं, या सब कुछ छोड़ देते। मैं इनके लिए तो पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ, इनको मारकर मैं क्या करूँगा, इस प्रकार की बातें की। अब
आश्चर्य है कि जब ये संवेदनाओं के साथ अर्जुन बह रहा था तो भगवान कृष्ण ने क्या किया। भगवान कृष्ण जानते थे कि इस समय जो ये बातें कर रहा है अतार्किक है और अप्रासंगिक है, जो इस समय ये बातें नहीं करनी चाहिए कि एक इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और वहाँ पर इस प्रकार से ये बातें कर रहा है, ये अयोग्य है। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो अप्रोच है वह कितनी दूरंदेशी है। उन्होंने सबसे पहले उसको अच्छी तरह सुना, अर्जुन को सुना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है, उसमें से 85 अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। कई बार तो उसने तर्क किए हैं, कई बार तो कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म से तो बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर उसने तर्क किया कि आप ये बात करें तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें कर रहा था बार बार। कभी कभी तो ऐसे प्रश्न भी जो रिपीटेशन है। लेकिन भगवान कृष्ण की यहाँ पर एक बात जो असाधारण वो ये है कि उन्होंने उसके अर्जुन के इमोशन को समझा, उसकी संवेदना को समझा। किस दृष्टि से? कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम जो कह रहे हो या तुम जो सोच रहे हो वो सही है। उसने, कृष्ण भगवान ने उसके इमोशन को सुना और मान्य किया। बच्चों के इमोशन को मान्य करना सीखिए। वैलिडेशन अलग वस्तु है और मान्य उनको कि भाई ये ऑथेंटिक है, वो अलग वस्तु है। हे भाई, तुम्हारे भी इमोशन हो सकते हैं, तुम्हारी भी बातें हो सकती है, पहले उसको स्वीकार तो कीजिए, उसके बाद उसे धीरे धीरे बात आगे बढ़ाइए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 700 श्लोक की गीता के बाद भी कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? यथा इच्छसी तथा कुरु, यानी कि इतना मैंने बता दिया है, अब तेरी जो इच्छा है वो कर। उसको और भी ज़्यादा मैं प्रायोगिक रूप से आपके सामने बताता हूँ। आपके ही घर का एक उदाहरण देता हूँ। मान लो कि किसी माता ने बड़े ही चाव से मेहनत करके भोजन बनाया है, रसोई बनाई है, और उनका बेटा है लगभग 10-12 साल का, और उसे बुलाया कि बेटा आजा खाना खाने के लिए। लड़का वहाँ पर आता है और इतनी मेहनत करने के बावजूद, खाना बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, बहुत चाव से प्रेम से बनाया था, लेकिन लड़के ने कहा ऐसा क्या खाना बनाया है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं भाता, और वहाँ पर ही वो मस्ती करने लगा। माता ने सोचा कि इतनी मेहनत की मैंने, लेकिन उस समय देखो क्या होता है और क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। लेकिन इस प्रसंग में माता ने कहा कि कभी कभी तो तुम्हें ऋणी होना चाहिए था कि इतना बना कर दिया, इस समय मेहनत करके मैं काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ, व्यवसाय में हूँ, उसके बाद इतना करने के बाद भी तुम मुझे इस तरह से बोल रहे हो। लड़का और भी गुस्सा हो गया कि तुम ऐसा हमेशा खाना बना देती हो, और फिर जोर से गुस्सा होकर मुझे खाना नहीं खाना, अपने रूम में गया, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अब उस समय देखो क्या होता है, माता को भी गुस्सा आता है, साथ में दुख भी होता है कि लड़के ने खाना नहीं खाया। और लड़का उस समय कैसी परिस्थिति से जा रहा है ये समझने जैसी बात है, ध्यान से समझना। लड़का ये सोचता है कि क्योंकि माता पिता ही बच्चे के लिए सब कुछ होते हैं, उनकी दुनिया माता पिता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है, जब गुस्सा होता है वो जो क्षण है वो अलग होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लड़के को ऐसा लगता है कि मैं अनसेफ हूँ, असुरक्षित हूँ, मैं अकेला हूँ, क्या मेरे साथ कोई है। और माता को इस समय गुस्सा आता है कि लड़का कैसा है। लेकिन इस समय करना क्या चाहिए? गुरुजी मोहन साईं महाराज हमें समझाते हैं कि हमेशा बड़ों को ये सोचना चाहिए कि वो अपना स्टेप आगे करें, और उस समय बच्चे को सबसे अधिक आवश्यकता इस चीज़ की होती है। आगे किसी आपको इतना बड़ा लंबा लेक्चर करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप वहाँ जाकर खड़े हो जाइए और कहा कि देख मैं तेरे लिए दूसरा खाना बना दूंगी। एक वाक्य ही आपको बोलना है और आपका जितना भी पेरेंटिंग के सिद्धांत है वो सब आ जाएंगे उसमें। ये बात एक समझने जैसी है। और तीसरी बात मैं आपको समझाता हूँ आज के ज़माने में कि देखो, आज से 20-30 साल पहले, यानी हमारे से भी पहले की बात बता रहा हूँ, माता पिता बच्चों को क्या कहते हैं कि भाई बाहर मत जाना, ये ज़्यादातर कहते हैं कि बाहर मत खेलना। क्यों मना करते थे बाहर खेलने से? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बाहर जाते थे, मिट्टी में हो जाते थे, कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, और कभी कभी गिर जाते थे, ऐसा कुछ होता था, कभी कभी बारिश होती तो भीग जाते थे। यही एक डर माता पिता को होता था, तो उसको बाहर जाने से रोकते थे। लेकिन आज दुनिया बदल गई है। आज बच्चा घर में बैठे बैठे ही दुनिया भर के कीचड़ को अपने ऊपर लगा सकता है, इंटरनेट के माध्यम से, रील्स के माध्यम से। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो वहाँ बैठे बैठे। लेकिन माता पिता, आज के माता पिता इस क्षेत्र में भी जागरूक होने चाहिए। फिर से मैं बात करता हूँ, बच्चों की इमोशन को समझिए,
उसे वैलिड तो समझिए कि भाई बच्चा कर सकता है। फर्स्ट बात ये बताई मैंने। सेकंड बात ये बताई कि अब हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को किस तरह से सुधारना चाहिए, एक स्टेप आगे बढ़कर उसके पास जाकर उसको थपथपाना चाहिए, बाद में वो आपकी सब बातें मानेगा। और तीसरी बात यह है कि आज के ज़माने के अनुरूप उन्हें इस प्रकार के जो बाह्य दुनिया में ले जाते हैं इंटरनेट के माध्यम, उनसे उनको बचाव करना चाहिए। स्वामीनारायण भगवान की जय। क्या बात है, बहुत खूब। धवल आप हमारे साथ हैं और धवल प्रोग्राम कर रहे हैं। आई स्टार्ट में बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं। कैन यू हेल्प माइक साउंड डिपार्टमेंट? हेलो। या परफेक्ट। सो बहुत सारे आई स्टार्ट में स्कूल्स हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, और बच्चे बहुत सारे स्टार्टअप प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। सो हाउ डू यू सी एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन किड्स? क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि अगर किसी को बताया मम्मा को, मम्मा आई हैव दिस आइडिया, तो बोलेंगे पढ़ाई करो, ये सब मतलब पहले 12th कंप्लीट करो, तो वो ऐसे करके कर देते हैं। और आप उसको, अब देयर आर डिफरेंट शोज हैपनिंग, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? So there's a very elaborative answer to this. It's glad to be here first of all. Thank you, Pritesh, for that. And talking about this, good touch, bad touch, the spirituality being given that in the kids and all that. Coming to the entrepreneurship sector of it now. So firstly, I tell you what iStart Rajasthan is. So iStart Rajasthan is basically Government of Rajasthan support, wherein we are supporting the startups of the state. It could be any startup. I'll come back to the school and college students, of course. But this program is majorly being, just to imbibe the entrepreneurship in the students, in the various other startups, and just to support them. Support we means is by mentorship, by funding them, by giving them a free of cost office space, which you can see the other building across this building, the round building he mentioned. So in this project, we have supported around 60, 100 plus startups so far. And being 40 crores of rupees has been given to these startups by the government to work on their projects. And most of this fund has also been come under the category of the grants. So this is not to be given back by any student or startup back to us. This is a totally grant given by the government to run their projects. It could be anything. Any sector we talk about, EdTech, AI, IoT, FinTech, AgriTech, any tech, any kind of a project. So this is one thing about what government is doing, and this project has been running from last 7 years. So we see these movies like Three Idiots and various entrepreneurial oriented movies, wherein we are somewhere we are just promoting that entrepreneurship should come in. So when like for example the previous speaker, he spoke about how they're making the fearless students through their the Mayur school, whereas other schools also say that. So they are making the individual. So times have gone where you have to be in the being a doctor or an engineer or something specifically. Now the time has come again. The parents are being guided well enough that what you want to do as a child. You could be an entrepreneur. So when we go and take up these sessions in colleges or sometimes, so I always say that during those 4 years of engineering or something, try and fail. At least you might end up doing a job and you have a story to tell to your employer कि हमने first engineering में, second engineering में ये try करा but we couldn't survive with that project or something. But this is experience. So we under this program of iStart Rajasthan, Government of Rajasthan, we are supporting this entrepreneurship in the students and the startups of the state. Very, very focusedly, since students in the privileged areas or maybe in the major cities like Jaipur or the other bigger cities of the Rajasthan are being catered, maybe through the various schools, the private schools and all, but also through our iStart school program, we have penetrated in the rural areas as well. So now today we have around in 33 selected government schools and in 33 selected government colleges, we have launch pads. So all the students in that district, whosoever is having an idea, can go and sit there free of cost in the incubation center where there's a mentor. It could be any of the 33 districts of the Rajasthan, okay? And of course they have a learning management system, a lot of other support being given to them. So and even this project has been started in 2021. The school project, and so far honestly across the state we have around like 1 lakh plus students who have registered in this. So you see the seed is being sown very well, and so many students are coming up from rural areas, from the cities, who are coming up with projects, and we have a lot of such I think e-cells in the schools and colleges, even all the good schools of the we discussed that day. Yeah. Yes, it's so Modi imagine like the things are like from that time that you have to study, you have to have good marks to just get a good job. The times have changed. You have to become a more nurtured individual in terms of intellect and everything.
in terms of EQ, in terms of basic manners and everything, and then you're coming up with your own project maybe. So the whole point is again create employment rather than being just doing your own job. So that's the, in a nutshell, what we are doing. And of course, I'm not sure that people know about this program of the government of Rajasthan. Does anyone know this beforehand? Like before I spoke about it? No one says it. So only the entrepreneurs know, not the parents know. So parents are still looking forward to the school and all. You have to nurture those kids, and so that they can we can also support them in some capacity in future. With your permission, a shout out that Act to Action is announcing post this event Baby Shark Tank. That is a completely new thing. Yeah, thank you so much. So this is supported by iStart. As we discussed, we will be just providing a right mentorship, scholarship and grants to the kids so that they can build on their prototypes and they can actually seek a right mentors from iStart and we can provide them. I think we have Class 24 sitting here, we have Sparsh, we have Naman sir. So we can do it, we can build it together and we can boost the startup and entrepreneurship culture in kids, right? Thank you so much, Dhaval. Moving to the Bunesh. Bunesh, to you, I think I have to do a lot of research before asking a question because you are a multi-dimensional person. So starting from one thing, that building a YouTube, because I'll tell you, राजस्थान से नहीं, इंडिया से पहले एजुकेशनल चैनल जो बुनेश ने स्टार्ट किया, वो बिलियंस में व्यूज रीच आउट करने वाले फर्स्ट यूट्यूबर हमारे बीच में बैठे हैं आज, बुनेश. सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम यूट्यूब देन अनअकैडमी, तो अनअकैडमी में आप फाउंडिंग मेंबर्स टीम में से स्टार्ट करते हुए नाउ टुडे क्लास 24 जो कि एक ऑल टुगेदर न्यू स्टार्टअप है. एंड ये सब एक तरफ और एक तरफ स्माइल फॉर ऑल. तो स्माइल फॉर ऑल जो है वो एक पोर्टल है जहाँ पे आप स्पॉन्सर कर सकते हैं बिल्कुल नीडी स्टूडेंट्स की एजुकेशन को और उसका ट्रैक रख सकते हैं आप उनके द्वारा दिए हुए पोर्टल पे कि वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स क्या है, सब कुछ. सो आई वांटेड टू नो, फर्स्ट यू आर डीलिंग विद सो मेनी किड्स, सो हाउ अबाउट दैट वन, एंड देन जहाँ पे आप एक चैरिटी कर रहे हैं या बच्चों को जो हेल्प कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के कैरेक्टर बिल्डिंग और एज अ इंडिविजुअल या बच्चों को इस तरीके की चैरिटी से कैसे ग्रोथ मिल सकती है वो. So Kritish, thank you first of all for inviting. And actually यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स है जो हमें समझने पड़ेंगे एज अ पेरेंट एज वेल, बिकॉज नाउ माई डॉटर इज ऑल्सो 3 years old. तो मैं भी थोड़ा समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ. नमन ने काफ़ी अच्छी बातें बताई तो आई एम रिलेटिंग इट. काफ़ी चीज़ें मैं को रिलेट कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक बीइंग एन कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर और आई बिल्ड ए मल्टीपल, आई मीन 25-30 million सब्सक्राइबर्स के चैनल आई बिल्ड ओवर द लास्ट 10 years. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें एज ए पेरेंट ये समझना पड़ता है कि सेकेंड अगेन कि इतने सारे, और आई हैव माई सेल्फ पुट मोर देन 10,000 वीडियोज़ ऑन यूट्यूब इन द पास्ट 10 years. लेकिन मैं खुद यूट्यूब का कंटेंट कंज्यूमर नहीं हूँ और मैंने मेरी डॉटर को अभी तक मोबाइल फ़ोन, अभी उसको पता भी नहीं होता क्या है, मतलब उसको 0 आदत है उसकी, क्योंकि उसको अभी तक दिखाया नहीं, मतलब मैं उसके सामने कभी यूज़ नहीं करता हूँ, फैमिली में कोई यूज़ नहीं करता है. तो शी इज़ मोर अवेयर कि बाहर क्या चल रहा है, नेचर में क्या चल रहा है, तो वो एनिमल फीडिंग के पास में जाती है रहते देन के मोबाइल फ़ोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए पेरेंट हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि हम खुद इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करे जा रहे हैं जबकि विच इज़ नॉट रेलिवेंट. इट्स ए कम्प्लीटली अ पार्ट ऑफ बिजनेस. आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब या कुछ भी अगर आप देखते हो ना, तो यू आर ए कंज्यूमर. अब आप उसको 2 तरीके से देखते हो, या तो लर्निंग के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए. अगर आप लर्निंग के लिए देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है 90% लोग लर्निंग के लिए उसको नहीं यूज़ करते हैं. हार्डली 2-3% लोग उसको लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं. जब आप एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाते हो ना, तो आप कभी भी अपना टाइम का ट्रैक नहीं करते हो. वो भी गलत नहीं है, ठीक है, आपका हेक्टिक लाइफ शेड्यूल होगा, आपने 10 मिनट 15 मिनट दे दिए, दैट्स ओके, वो समझ में आता है. लेकिन अगर आप बच्चे के सामने घंटों स्क्रॉल किए जा रहे हो, देखे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो एंड में होगा यही कि वो उसका आपके साथ बॉन्डिंग डिस्कनेक्ट होगा, वो भी वापस वही करेगा. और कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आप कभी भी उसको सही गलत कभी नहीं सिखा पाओगे. तो मोस्ट ऑफ द, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये समझो कि आप क्यों यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया. राइट, आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो या एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो. वहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलेगी. लेकिन जब मैं यूट्यूब देख रहा होता हूँ तो मेरी डॉटर को एक ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि मेरे पास एक डायरी और एक पेन होता है, मैं लिख रहा होता हूँ कुछ वहाँ से सीख कर. तो उसको एक कहीं ना कहीं 3 साल 4 साल में ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई कि ठीक है, ये देखने के लिए नहीं है, सीखने के लिए है.
तो वहाँ से थोड़ा सा चेंज जो है मैंने देखा जो 3 साल के बच्चों में नहीं होता है, जस्ट बिकॉज मैंने बहुत कंटेंट बनाया है एजुकेशन का। आप कोई भी टॉपिक लिखोगे यू विल गेट अ वीडियो ऑन इट, बट वो एजुकेशन के कंटेंट थे मेजरली। तो हम अगर वो कंज्यूम करें दैट्स ग्रेट, आपकी लर्निंग में हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जब मैंने कंटेंट क्रिएट किया, यूट्यूब पे चैनल बनाया, तो फिर मुझे लगा कि हाउ कैन आई सर्व द सोसाइटी। तो मैंने जब बड़े बच्चों को बहुत पढ़ाया तो उसके बाद में मुझे लगा कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो रोड के ऊपर पैकिंग कर रहे होते हैं, जो उस एज में स्कूल में जाने चाहिए। तो फिर मैंने मेरा कंटेंट क्रिएशन वाला जो एक फैन फॉलोइंग थी, काफ़ी सारे बच्चे जो डिफरेंट एग्जाम उन्होंने क्रैक किया, तो मैंने सबको बोला कि ऐसे बच्चे जो खुद शिक्षा नहीं ले पाते, आप उनको 500 रुपये में हेल्प करने की कोशिश करो अगर आपकी जॉब लग गई है तो। और उसके लिए मैंने एक पोर्टल बनाया जहाँ पे 1200 बच्चे अभी पूरे कंट्री से 24 स्टेट से बच्चे पढ़ते हैं, और 800 ऐसे बच्चे हैं जो उनकी 1200 बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं। और वो इंडिया के सब जगह, नागालैंड से भी है, गुजरात से भी है, कर्नाटका से भी है, अक्रॉस इंडिया है, जहाँ पे 250 सिटीज़ के अंदर हम लोग शाम में स्लम एरिया में भी पढ़ाते हैं। और तो मैंने जो यूट्यूब को या फिर जो यूज़ किया वो मैंने एक सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ किया। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उससे समाज का क्या बेनिफिट मिल रहा है, उससे आप क्या चीज़ें आप करवा रहे हो। बिकॉज वो उस रैट रेस में, जैसे कि नमन ने भी काफ़ी चीज़ें बताया आपको, देयर इज़ नो रेलिवेंस। वर्ल्ड बदल चुका है। हमारी जो एजुकेशन हुई थी उस टाइम पे अलग चैलेंजेस थे हमारे कंट्री के लिए। हमारे पेरेंट के टाइम पे रोटी कपड़ा मकान चैलेंज था, हमारे लिए शायद रोटी कपड़ा ना मकान होके नौकरी साइड चैलेंज हो गई। हमारे बच्चों के लिए शायद वो चैलेंज नहीं होगा, उनके लिए अलग चैलेंजेस होंगे दुनिया के अंदर। तो क्या हम उनको थोड़ा फ्रीडम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सो दैट वो सीख सकें, आगे बढ़ सकें और अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकें। आप अगर एक फैसिलिटेटर, एक उनको हेल्प कर रहे हो तो बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। अगर आप उनको प्रेशराइज करोगे, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, सर ने बताया, आपको उनको चीज़ें सिखानी पड़ेगी। ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, बाकी के लिए भी। तो अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी काम में ले रहे हो तो कोशिश करो कुछ अच्छी चीज़ें डालो, अच्छी चीज़ें सिखाओ, सो दैट बाकी लोगों का भी बेनिफिट मिल सके। और अगर एक बच्चा और एक पेरेंट का भी बेनिफिट हुआ तो आई थिंक बहुत लोग हैं, हम लोग एक बहुत अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। सो इस तरीके से कृतेश सोशल मीडिया से वो स्माइल फॉर ऑल बना, स्माइल फॉर ऑल से फिर मुझे लगा कि नॉन प्रॉफिट चलाने के लिए एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी है। तो फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया क्लास 24। आई स्टार्ट वॉज द फर्स्ट वन, आई थिंक जब 2015-16 में शायद आई स्टार्ट कॉन्सेप्ट वॉज स्टार्टेड, आई थिंक 17 में। तो एट दैट टाइम सो किसी रीज़न से हमारा कोलैबोरेशन नहीं हो पाया था, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो आई थिंक वाईफाई स्टडी वॉज द फर्स्ट स्टार्टअप जिनको आई स्टार्ट ने सपोर्ट करने के लिए बोला था। एंड आई वॉज फीलिंग ग्रेट कि चलो राजस्थान में भी कुछ स्टार्ट हुआ है जिसमें स्टार्टअप के बारे में किसी ने पूछा तो सही। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, हम लोग अलाउ नहीं करते बच्चों को ज़्यादातर कुछ स्टार्टअप्स के अंदर या कुछ सीखने के अंदर, बिल्ड करने के अंदर। तो हमें वो साइकोलॉजी और वो फिलॉसफी बच्चों में देनी पड़ेगी कि वो भी दुनिया की बेस्ट कंपनी बना सकते हैं, है ना। और हम भी एप्पल से भी बड़ी कंपनी इंडिया में भी बन सकती है, माइक्रोसॉफ्ट भी बन सकती है। तो हमें कॉपी पेस्ट से ज़्यादा बेटर बच्चों को इन्वेंटर बनाना थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। उसके लिए अलाउ करना पड़ेगा कि बच्चे फेल हो सके, 2 बार गलत चीज़ भी कर रहे हैं, अगर तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है, अलाउ करना बहुत ज़रूरी। तो एज ए पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बनती है कि हम थोड़ा अलाउ करेंगे तो बच्चे शायद ज़्यादा कुछ अच्छे से सीख पाएंगे। So this is how Pritesh everything happened. Learning through theater, if you want to say something about it, because So I know yeah, again, Anjuman is not here, हाँ, उनके that is right, replacement में आपसे पूछता हूँ। So learning के देर मल्टीपल वेज होते हैं, हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता है। जैसे कि हमारे टाइम पे हम तो बोर्ड से और पेन से सीख लिया करते थे, लेकिन नाउ द वर्ल्ड इज चेंज। अगर आप बच्चों के न्यूरो साइंस भी पढ़ोगे तो मैपिंग भी बहुत चेंज होती जा रही है ओवर द ईयर्स, जो कि हमारा फूड है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट है, सब चीज़ों से चेंज होते जा रहे हैं। तो अब लर्निंग के तरीके बदल चुके हैं। अगर आप थिएटर के थ्रू सिखा रहे हो, अगर आप किसी को आर्ट के थ्रू सिखा रहे हो, किसी को म्यूजिक के थ्रू सिखा रहे हो, लर्निंग हर जगह पे है। किसी को लिटरेचर के थ्रू भी सिखा सकते हैं। तो आर्ट का और थिएटर का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अगर बच्चा इसमें इन्वॉल्व है तो ना सिर्फ वो अपने एक्सप्रेशन, अपने अंदर जो उसके अच्छा बुरा जो भी चीज़ें वो दिखा सकता है, वो एक्सप्रेस कर पाता है थोड़ा बहुत अपने अंदर। जो अगर उसने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज़ उसको बोलनी है, बतानी है, तो एटलीस्ट को एक्सप्रेस कर पाता है। तो आप अपने सारे इमोशन, आप अपने फिजिकल बॉडी, आप किसी के साथ में मिलके थिएटर कर रहे हो, तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जो कि लर्निंग की होती है, जहाँ से आपको थिएटर से सीखने को मिलता है। दैट्स वाई आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो पेरिस में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को फोकस किया जा रहा है कि आप आर्ट के थ्रू, थिएटर के थ्रू जो है सिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता है। और मेजरली बच्चे, जब तक आप एजुकेशन को इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे
तो थोड़ा एक्साइटमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक बच्चे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता होता। तो हमें जब हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यूज़ करते हैं तो वहाँ से लर्निंग बहुत अच्छी हो पाती है बच्चों की। So thank you so much, Vinesh. Thank I you, think Pritesh. that is what Act to Action also believes कि एक बॉक्स बना के, thank you. So एक बॉक्स बना के बच्चे को उसमें फिट करने से बेटर ऑप्शन है कि वो बच्चे को, अभी हमने मयूर में भी 11th को कल्मिनेशन किया, नमन सर was talking about the same. The day he came back from, I think you were traveling Singapore, right? Somewhere out, and he came and he was so happy that wow, अच्छा रैप कर रहे हैं, अच्छा ये लोग बुक्स बना रहे हैं, ये लोग कैनवस कर रहे हैं, ये लोग थिएटर कर रहे हैं. Like I love the diversity. So that's what we believe. You don't fit a box, just let them flow. So that is the major objective. Moving ahead to Badri Madhav. पहले तो नमो नारायण. थैंक यू माधव जी, आप आए और आप उत्तराखंड से आ रहे हैं. पहले तो क्या है कैलाश और क्यों हर एक इंसान को वहाँ जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या नेचर से कैसे कनेक्ट होती है. जब हमने बात करी, मैं अभी खुद आदि कैलाश होकर आया, आप ही हमारे गाइड थे, उसमें हमने मेडिटेशन किया, और इस कैंप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है मेंटल वेलबींग. तो मैं चाहता हूँ मेंटल वेलबींग थ्रू नेचर. व्हाट डू यू से? जय बद्री विशाल, जय कैलाश, सभी को हमारा प्रणाम. कृतेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए. सभी को, पैनल मेंबर्स को भी हमारा प्रणाम, और जो भी साकार निराकार रूप से है यहाँ पर, उसको हम बद्री विशाल की कृपा से नमस्कार करते हैं. और शुरुआत करना चाहूँगा एक छोटी सी चीज़ से, जो कि रिलेट होती है. सर ने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि हाउ द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम पेरेंट्स एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. सो जैसे कृतेश ने बताया कि जब तिब्बतियंस, या जब तिब्बत भी नहीं बना था, जब मानसरोवर जी थे, कैलाश मानसरोवर, तब उस समय हमारे पुराणों के हिसाब से वहाँ पर वासुकी नाग देवता रक्षक के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने अपनी लंबाई से पूरे उस क्षेत्र को एक तरीके से बाउंड्री बना रखी. तो उसके अंदर जो शैव ऋषि रहते थे, मतलब शैविज़म आपने सुना होगा, कश्मीरी शैविज़म, किसी के थ्रू ना जाओ. ऑफकोर्स आप उसको देख के, समझ के, उससे आगे सीख के निकलो. जैसे प्रकृति है, प्रकृति में कोई इंसान आपके सामने आएगा, आपको कुछ सिखाएगा, प्रकृति कुछ आपको सिखाएगी, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ सिखाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इनर फिल्टरेशन आपके अंदर ही होगा और आप चुनेंगे उस चीज़ को, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी ही तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल रियलिटी भी है. तो आपके अंदर भी तो वो ब्रह्म है ही. तो कहीं ना कहीं ये एक मूल आधार होता है. इसीलिए हम कई चीज़ों को अपनाने से पहले उन्हें नकारते हैं, उन्हें पूरी तरह से ज़ीरो ग्राउंड पे लेके आते हैं, और वहाँ से जो अपने अंदर धीरे धीरे उजागर होती हैं ऑर्गेनिकली, उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं. जैसे हमारे उसमें नियम है कि जब भी हमारी माताएं या कोई भी हमारे परिवार में गर्भवती होती है, तो वहाँ से उन्हें ध्यान करना शुरू करना पड़ता है. इट्स मैंडेटरी. तो ये नियम है. तो जब वो वहाँ से ध्यान करना शुरू करते, तो मैंने जब अपने जीवन में, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे किसी ने ध्यान सिखाया या मैं कहीं बैठ के किसी गुरुजी ने मुझे आके बताया, ऐसा नहीं था. मेरे माँ और पापा बैठ के करते थे, मैं देखता था, और तब मैं गया आगे. जैसे जो आप सर कह रहे थे ना, तो जैसे सर की बेटी को भी पता नहीं मोबाइल क्या है, कैसे है, अभी उसको ज़रूरत नहीं है, और उसको इवन यूज़ भी कैसे करना है. तो वैसे ही इसका हम भी एक प्रमाण है कि जो सर बता रहे थे कि जीवन में माँ बाप का बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट होता है इन द अर्ली एज, कि आप बच्चे को किस तरीके की अप्रोच दे रहे हैं टुवर्ड्स लाइफ. तो हमने तो अपने माता और पिता, अपने नानी दादा को बैठते हुए देखा है शाम की संध्या की ध्यान में या मॉर्निंग के ध्यान में, और उन्हीं से सीखा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना रहता है, उसका ये रहता है फ़ायदा. फिर वो अपने आप समझ में आने लगा कि अपना एक फूड साइकिल, स्लीप साइकिल कैसे उससे इंटीग्रेटेड है, सारी चीज़ें हैं. तो यही हमारा पहला जो चीज़ है, जैसे कृतेश आपकी बात पे आ रहे हैं कि हमें घर से ही सबसे पहले शुरुआत करनी होती है. और ध्यान, क्योंकि जैसे कृतेश ने बताया, इस यात्रा के अलावा भी हमारा एक अभियान जो चल रहा है, वो ये है कि पूरे भारतवर्ष में ही या विश्व में ही बच्चों की लाइफ में मेडिटेशन को इंटीग्रेट करना. वी मस्ट इंटीग्रेट माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और मेंटल वेलबींग और अवेयरनेस ऑफ इट इवन इन द डेली लाइफ्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. और उसको करने का जो एक तरीका है, क्योंकि चिल्ड्रन अपने लिए खुद वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो एज अ पेरेंट्स एंड एज अ टीचर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही बच्चे पलते हैं और बच्चे बड़े होते हैं या सीखते हैं.
पहला गुरु माता पिता ही होते हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। और दूसरे जो हमारे शिक्षक होते हैं स्कूल्स में जहाँ हम जाते हैं, तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें सभी लोग अपना अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए या इवन आपके काउंसलर जो लोग भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस एज में जैसे कि डिजिटल, अभी सब कुछ ही डिजिटल हो गया है। कहीं पहले ऐसा होता था कि हम कहीं खेल के आते थे तब होमवर्क पेंसिल छिलते थे और फिर होमवर्क करते थे, अभी वो टप 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 और डन। तो कहीं ना कहीं ये एक परिवर्तन है कि जो हमें करना ही होगा, और ऐसा नहीं कि परिवर्तन से हमें बचना है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी मेंटल वेलबींग और माइंडफुलनेस को भी हमें एक टूल की तरह अपने जीवन में डालना होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आज के टाइम पे कोई भी इंस्टाग्राम खोलेगा, उसे एक ही चीज़ की 1000 तरीके से 0 to इनफाइनाइट तक की पॉसिबिलिटीज़ दिख जाएंगी और कंपैरिजन भी दिख जाएगा। तो मोटा मोटे तौर पे बोलो तो आज के टाइम में थोड़ा सा कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो कंपैरिजन, कंपटीशन और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है हम सभी के लिए, ना केवल बच्चों के लिए, कि हम माइंडफुलनेस या मेडिटेशन को इंटीग्रेट करें अपनी लाइफ में, जिससे कि हमें शांत होने का मौका मिले। कई बार आप सबकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये डिसीजन लूँ या ना लूँ। जैसे हमारे कृतेश भी जब आए थे यात्रा में, तब वो कोई और थे, जिस उसके साथ आए थे एक बहुत बड़ा भाव, एक बहुत बड़ा अपना कह सकते हैं धुंधला दर्पण लेके। किंतु जब वहाँ उस पर्वत पे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम आपको कोई क्वेश्चन देने वाले हैं वहाँ ध्यान करो, हम तो नंगी शिला पे बैठाएंगे आपको ठंडी पे, क्योंकि वही प्रकृति का स्पर्श है और हम उसमें बिल्कुल रॉ एंड ऑथेंटिक रहते हैं। तो कृतेश ने जब वो किया तब उस दिन ही नोज व्हाट हैपेंड। तो इसीलिए क्योंकि इतना बड़ा ये ऑर्गेनाइज किया तुमने, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने बड़े अभियान को तुमने किया। तो कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि उसकी जड़ वहाँ से शुरू हुई थी, जिस जगह तुम बैठे थे उस घास में। तो वो कैसे हुआ? वो था तो तुम्हारा ही अंदर ना। तो मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग उनको किसी तरीके से सिखा रहे हैं कि ठीक है सोसाइटी ऐसी है, हम लोग ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। एट द सेम टाइम मेरा अप्रोच थोड़ा सा बद्री विशाल ने मुझे थोड़ा अलग दिया है कि मैं चीज़ों को रिमूव करने में बिलीव करता हूँ कि आप जो जो आपका नहीं है आप उसे रिमूव करो। एंड ऑफ द डे व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ, यू नो योर आंसर्स। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको कैसे आगे जाना है। सामर्थ्य तो हम सभी में है। ऐसा थोड़ी है कि हम सभी कोई मेडिटेटिव बीइंग्स नहीं है, हम सभी आध्यात्मिक हैं, सभी ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। कोई स्पिरिचुअलिटी कोई कोर्स नहीं है एनरोल करने के लिए। बट आप में जो जो बाहर से चीज़ें आई हैं उनको कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा रिमूव करोगे और उसको कनेक्ट करूँगा मैं। जब जैसे कृतेश ने कहा प्रकृति, तो प्रकृति में क्या होता है, देखो वीडियो में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह पहाड़, जितनी खूबसूरत और अच्छी दिखती है उतनी कठोर और एकदम रॉ भी होती है। और वो आपको सिखाती है कि जो जैसा है उसे वैसा रखो। तो कहीं ना कहीं प्रकृति, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, प्रकृति एक तरीके से उसका एम्पलीफायर है कि आप वहाँ जाओ तो वो चीज़, क्योंकि हिमालय, जैसे सभी लोग कहते हैं कि हिमालय में ऐसा क्या है कि वो खींचता है, वो बुलाता है, वो हमें एक स्थिरता देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हिमालय का जो तत्व है वो है स्थिरता। और जब तक आप स्थिर नहीं हैं, आप जब तक शांत से सोच नहीं सकते। जैसे बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम है, अब यही चीज़ कैसे इंटीग्रेट होती है बच्चों की लाइफ में, जैसे एग्ज़ाम है उनका, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम ज़्यादा टेंशन ले लोगे, ओवर थिंक कर लोगे, ज़्यादा ही अरे ये क्या है, ऐसे करोगे तो एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, नहीं। बट इफ़ यू विल सिट फॉर 2 मिनट्स, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, थोड़ा रिलैक्स होके आराम से एकदम रिलैक्स, तो जब एक शांति तुम्हारे अंदर आएगी तो धीरे धीरे वो एनर्जी फ्लो होगी उस तरफ और तुम वो काम कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ बच्चों की एजुकेशन नहीं, उनकी पूरी लाइफ के लिए है। क्योंकि जब आप सब चीज़ें कर लेते हो, आप पैसा कमा लेते हो, नाम हो जाता है, पास हो जाते हो, सब कुछ हो जाता है, तो एक सवाल फिर गूंजता है आपके अंदर, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे होने का पर्पज़ या मीनिंग क्या है। और वो ऐसा एग्जिस्टेंशियल वॉइड है जिसे पूरा करने के लिए खुद की खोज आपको करनी ही पड़ेगी। और उसका जो एक मार्ग है वो ध्यान हो सकता है। जैसे सर ने कहा, मैं उसी का अपने पहाड़ का एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पहाड़ में जैसे एक पहाड़ है तो उसकी चोटी पे पहुंचने के जितने उसमें पत्थर होते हैं ना, उतने ही रास्ते होते हैं, और उससे भी ज़्यादा एक हवाई मार्ग और एक्स्ट्रा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए मेडिटेशन ही काम करेगा, और ऐसा भी नहीं कि सबके लिए नहीं भी करेगा। तो किसी के लिए मेडिटेशन हो सकता है, किसी के लिए योग हो सकता है,
किसी के लिए देश से, जैसे हमारे रतन टाटा जी, वो ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद ये सारी चीज़ें इस तरीके से ना करके भी उन्होंने कई मतलब साधुओं से भी ऊंचा दर्जा है हमारे लिए तो उनका, कि उन्होंने जो किया हमारे देश के लिए, हमें जो सिखाया, तो कहीं ना कहीं वो उनका मार्ग था। तो हम सभी को कहीं ना कहीं अपना मार्ग एक चुनना पड़ेगा कि हाँ हमारा मार्ग कैसा है। हर बच्चा, जैसे हम भी थिएटर करते थे तो थिएटर शायद हमारे लिए उतना आगे, हाँ हमने बहुत कुछ सीखा उससे ऑफकोर्स, लेकिन शायद हमारी अप्रोच ध्यान वाली थी। तुम्हारे लिए थिएटर ही ध्यान है, जैसे किसी के लिए उसका कर्म ही ध्यान है। तो ये क्लैरिटी तभी आ सकती है जब बच्चा थोड़ी देर के लिए बैठ के आत्मचिंतन करे, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो हम सारे पढ़ा लेंगे, आप सब कुछ पढ़ा लोगे, लेकिन अंत में अगर बच्चा पूछ दे मैं यहाँ क्यों हूँ, और जो काम कर रहा है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स, बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हाँ सब कुछ पा लिया लेकिन जीवन में मज़ा नहीं आ रहा है, अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शायद वो सारी डेफिनेशंस आपकी थी ही नहीं जो आप फॉलो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं बच्चों के सिर्फ स्कूल्स के लेवल पे नहीं, पूरे जीवन के लेवल पे हम बोल रहे हैं कि उनको 2 मिनट चाहे 5 मिनट चाहे कुछ देर स्थिर होकर ध्यान करना ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी। और इसीलिए हमारे अभियान में हम गर्भवती महिलाओं को भी मेडिटेशन करवाते हैं, क्योंकि हमारे महाभारत के काल में जब हमारे अभिमन्यु सुन सकते हैं तो आज भी सुना जा सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये एक्टिविटीज़ हम लोग गर्भ संस्कार के एक्टिविटीज़ हम अक्षरधाम में भी करते हैं, और ये जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम लोग कर ही रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे हमारी तरफ से एज अ होल में जो मैसेज आई थिंक सबके लिए होना चाहिए वो ये होना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमोशनल गोल एंड मटीरियलिस्टिक गोल। अगर आप मटीरियलिस्टिक गोल पे जाओगे तो उससे जो फाइनल आउटकम है वो है इमोशनल गोल। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए दोनों में। जैसे एग्जांपल है कि मुझे मार्क्स चाहिए, ट्रू चाहिए, लेकिन मार्क्स के बाद क्या है? लर्निंग। तो लर्निंग इज योर समवेयर कनेक्टेड टू इमोशनल। सो आप कोशिश करो कि बच्चों को, जो हम पूरा ये पैनल चाहता है बोलना कि उनके आइडियाज़, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप वाले आइडियाज़ हों, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए परस्यू करना चाह रहे हो, चाहे वो मेडिटेशन करना चाह रहे हो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो सोसाइटी में हेल्प करने के लिए चाह रहे हो, तो उसको रोको मत, उसको आप बहने दो। और जैसा बताया सोशल मीडिया है तो उसका दोनों तरीके की यूज़ है, हर चीज़ के 2 यूज़ हैं, हमारे हाथ में है वाइसली हम कैसे यूज़ करना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम दिस सेशन। एनी क्लोजिंग नोट? Anybody can say whatever last message you want to give to the parents. Let's start from one by one. Let's finish one liners लेते हैं सबके एक one liners. Yes. सर आपको पास जाके बोलना पड़ेगा। हेलो। या हमारा तो यही संदेश है सारे पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को कि अपने जीवन में थोड़ी देर ही सही माइंडफुलनेस या मेडिटेशन को इंटीग्रेट कीजिए। आपके आंसर्स आपको खुद ही मिलने लगेंगे। इतना भी बड़ा कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही कोई भाग रहा है कहीं पे। जिस दिन आप स्थिर हो गए सारे जवाब आपके सामने ही हैं। नारायण। ब्यूटीफुल। ये बात बिल्कुल सही बोली है स्वामी जी ने, क्योंकि ये चेंज मैंने भी मेरी लाइफ में भी देखा है। तो आई स्टार्टेड मेडिटेशन इन 2014, तो मेरे को भी 11 साल हो चुके हैं मेडिटेशन करते हुए। तो हम लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन जब मेडिटेशन करना जब आपके लाइफ का पार्ट हो जाता है तब चीज़ें अपने आप आपके पास आना चालू हो जाती हैं। आई डोंट नो ये कैसा होता है, लेकिन ये होता ज़रूर है ज़िंदगी में। तो जो इन्होंने बताया, आई थिंक वो सबको 5 मिनट 10 मिनट से भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन यू, और वो रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों के अंदर भी। और साथ में इम्पॉर्टेंट यही है कि हम बच्चों को थोड़ा सर्व करना सिखाएं। सब कुछ हर दुनिया में लेने के लिए लोग बहुत हैं, लेकिन देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो बच्चों को थोड़ा थॉटफुलनेस जो है वो देने वाले हमें सिखानी ज़रूरी है, और ये अभी से स्टार्ट होगा। हम सोचेंगे कि 18-20 साल के बाद में बच्चा सीख लेगा, जब वो खुद की जॉब करेगा, ये स्कूल का काम है, ये कॉलेज का काम है, ऐसा नहीं है। ये हमारा घर से स्टार्ट होता है। जिस दिन आपने घर में ये हैबिट देने वाली सिखा दी, यकीन मानिए उस बच्चे को सब कुछ मिलेगा उसकी ज़िंदगी में, जो आप चाहते हो उसको सच में मिले, लेकिन वो थॉट आपको देना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन। So in one liner I would like to say that mostly हम जो skills की बातें कर रहे थे वो थी personality development or maybe emotional well-being. So entrepreneurship comes a little later. Okay, it's part of a kind of a career. So my suggestion, my thought would be that let your child be free flowing
in terms of choosing their career. You see all the life where they're flowing, like it could be job, career, choices, whatever. So that would, all of these habits which we're talking about would make them do that better, and would, live them a better, happy, fulfilling life, I think, work-wise, otherwise. Thank you. Every idea matters. हमारे गुरुजी महंत साईं महाराज कहते हैं कि बच्चों को हमेशा 90 प्लस के रूप में देखो। 90 प्लस क्या है? यानी कि उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। आपको अगर उनके साथ इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको उनमें दिव्यता भी दिखेगी। इफ़ योर एटीट्यूड इज चेंज्ड, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। मैं आप सबकी बात जब सुन रहा था, क्योंकि मैं सबसे पहले बोल चुका था, तो मैंने सारे पैनल की बात सुनी। और जो सामने जो पेरेंट्स बैठे हैं, एक बार इनकी मेंटलिटी अगर हम सारे लोग यहाँ से देखें, मतलब 35 से 50 के बीच में जो कोई भी जो भी जी रहा है, मतलब सब लोग, कुछ लोग 30 के भी होंगे, कुछ 35 के होंगे। और जब आप 50 तक का सफ़र तय करते हैं, 30 से 50, 35 से 50, आप अपने लिए कितने % जी रहे होते हैं और बच्चे की प्रोग्रेस के लिए कितने % जी रहे होंगे, आप निकाल के देखिए ब्लड सैंपल, तो आपको लगेगा 90% टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट दैम। यहाँ बैठे हुए भी इनके दिमाग में वही चल रहे हैं कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉट स्पेंडिंग लाइफ फॉर देमसेल्फ, मुझे ऐसा लगता है। तो ये लोगों को आप कोई भी आइडिया देंगे, बच्चे के भले का होगा तो आपका ले लेंगे, मेरा ले लेंगे, जहाँ भी इसको लगेगा कि यहाँ। बट एक रेस है, हम सारी बात कर लेंगे तो भी एक रेस है, कंपटीशन है, वो हमें से कोई नहीं चाहता, लेकिन है। नर्सरी में एडमिशन के लिए फ़ोन से लेके हमारा शुरू हो जाता है और वो आईआईटी में एडमिशन होने तक बना रहता है। तो इतना बड़ा पीरियड है, कहाँ अवॉइड करें डिसीजन मेकिंग और कहाँ पे ये कहें कि ये सही नहीं है, नहीं है। मतलब यहाँ पे ये सारी बातें ठीक लगती हैं, बट दे आर बोदर्ड, और आज से अब से 5 मिनट बाद दे विल अगेन बी बोदर्ड अबाउट दिस थिंग्स। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत क्लोजली फील की हैं। कोई आईएएस बनने से आपको ये एडवांटेज नहीं मिलता है कि बच्चों का करियर बना बनाया मिल जाएगा, वो किसी को एडवांटेज नहीं मिलती इस दुनिया में। लेकिन मैं एक ही बात आपको कह सकता हूँ, जो मैं हर जगह कहने की कोशिश करता हूँ, और शायद वो मेरा वन लाइनर होगा, कि हमें से बहुत सारे लोग एक बार खुद को देख लें, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल का क्या रोल था। जैसे मेरी लाइफ में स्ट्रगल का बहुत बड़ा रोल था, मैं स्ट्रगल से बना हूँ। अगर स्ट्रगल नहीं होती तो मैं नहीं होता। लेकिन वो स्ट्रगल हम पास ऑन करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हम एक चीज़ अगली जनरेशन में अवॉइड कर रहे हैं देना, वो ये है कि अगर मैंने स्ट्रगल करके कुछ बिल्ड कर लिया है, तो काश मुझे वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अवॉइड करवा दूँ। मान लीजिए मैं ये मेरी वाइफ को कहूँ कि यार ये मोबाइल हर 6 महीने में बदलने की जरूरत क्या है, ये हर 3 साल में कार बदलने की जरूरत क्या है, तो शायद मुझे वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता कि तुम्हारे पिताजी आईएएस नहीं थे, तुम तो आईएएस हो ना, इसके पिताजी तो ये जो एक पास ऑन है जनरेशन टू जनरेशन, वो बहुत देखने की ज़रूरत है कि स्ट्रगल पास ऑन होने दीजिए। क्योंकि अगर हम एक अच्छे आदमी बनने के तौर पे किसी कोकून को काट के बटरफ्लाई को आज ही बाहर निकालेंगे ना, तो वो अपंग पैदा होगी। तो कोकून को धीरे धीरे बटरफ्लाई में बनने दीजिए, लेट देम हैव देयर ओन पार्ट ऑफ स्ट्रगल, डोंट स्नैच दैट पार्ट ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम देम। मैं तो इतना कह सकता हूं। मेरा मैसेज तो यही है कि जो आप सबने मैसेज दिया है वो आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं आप सबके लिए ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग सब आए। और ये सेशन जो है, ये सेशन हमने ड्रीम किया था कि किसी भी तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम्स को हम समझ सकें और बच्चों के लिए कुछ कर सकें। जैसा सर ने बताया कि हम सब जी रहे हैं बच्चों के लिए, पर मैं सर की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ हम हमारा जो बचपन जो हम छोड़ चुके हैं, वो हम चाहते हैं कि अब हम उनसे पूरा करवाएं। यानी मैं बनना चाहता था एक्टर, तो आज मेरा बच्चा एक्टर बने, क्योंकि मैं एक्टिंग कोच हूँ, तो मेरे को पता है सब मेरे पास ऐसे आते हैं, सर मैं तो नहीं बन पाया, इसको बना देते हैं। तो डोंट लेट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर्स ऑन योर चाइल्ड, क्योंकि उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी चॉइसेस है, तो उसको उसकी चॉइसेस के लिए छोड़ दो। हो सकता है आप एक्टर बनाना चाहते हो, लेकिन वो तो डायरेक्टर बनना चाहता है, या वो नमन सर जैसे एक एजुकेटर बनना चाहता है, या वो सर जैसे आईएएस बनना चाहता है, या स्वामी जी जैसे एक स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। सो आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी बियॉन्ड। तो आप अपनी बाउंड्रीज मत बनाओ, दैट इज द ओनली मैसेज फ्रॉम एक्टिव एक्शन। लेट देम चूज और एक्सप्लोर करने दो। बचपन एक्सप्लोरेशन के लिए होता है। बचपन बच्चों को छोड़ दो, उनको खेलने दो, उनको। अभी डॉक्टर्स का एक सेशन है, मस्ट अटेंडेड, जयपुर के सारे टॉप डॉक्टर्स आने वाले हैं उस सेशन में। उनका एक ही बोलना है, बच्चों को मिट्टी में खेलने दो, इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी।
राइट. आई हैव बीन इन द स्कूल सर, किड्स यूज्ड टू कम, सर ये स्टिकर को मत टच करो सर, इसमें सारे बैक्टीरियाज हैं. मैंने बोला बेटा ये बैक्टीरिया के बीच में आप रह रहे हो. दैट वाज वन ऑफ द, बिकॉज आई एम ऑन द ग्राउंड ऑल्सो, सो आई कैन सी कि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा है. प्लीज़ उनको बोलो हम एक्सपोज है ही ऑलरेडी, तो आप बच नहीं सकते हो. सो उसको उसके लिए इम्यून करो इंस्टेड ऑफ उसको आप बाउंड कर दो. तो दैट इज द ओनली मैसेज. इफ पैनल अलाउज आई कैन ओपन इट, अगर हम लोग 10-15 मिनट्स के लिए. और सो क्विक 3 क्वेश्चंस. एनीबडी, anyone wants to ask anything? Cool, I think everybody is very well clear. So guys, thank you so much. Thank you so much. Let's have a big round of applause for all the guests. Over to Priyanshu. Naman sir, can you also join us on the dais, please? Raghav sir, we have Raghav sir with us. He is our activity partner. Skillonation Robotics जब हमारे साथ जुड़े तब हम टेक को भी इंक्लूड कर पाए. So we welcome you sir. Priyanshu is there? Okay, let's start with the honor. I request my team to come forward. Boys को ही आना पड़ेगा, स्वामी जी हैं डाइस पे, तो boys को भेज दीजिए. या यश पे आप कांटेक्ट कर लो पास स्टेज पे. सर प्लीज, नमन सर. मोहित, कैन आई हैव अ चेयर? सर प्लीज प्लीज प्लीज. ओके, सो जस्ट 1 मिनट बिकॉज बॉयज़ को मेरे को एंगेज करना है. हमारे बीच में पूज्य धर्मनिष्ठ स्वामी आए हैं जयपुर मंदिर से. स्वामी जी आप भी स्टेज पे आइए प्लीज़. साथ में स्वामी जी आप भी हैं. सो सॉरी, नाम अक्षर चिंतन स्वामी जी भी आए हैं दिल्ली अक्षरधाम से. स्वामी जी आप भी स्टेज पे ज्वाइन कीजिए. हमें एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मैं रिक्वेस्ट करूंगा राघव जी से और स्वामी जी से, आप मिलके सभी को प्लीज़ एक बार मोमेंटोस देके सबका स्वागत कीजिए हमारी ओर से. आई विल प्रोसीड द टीम. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नवीन जैन सर. नवीन जैन सर का स्वागत करते हुए ज्ञानानंद स्वामी सर आइए. सर सर हम गुलदस्ता तो नहीं देते क्योंकि फूल मुरझा देते हैं, लेकिन पेड़ लगाना इम्पॉर्टेंट है. सो ये पेड़ बिल्कुल रॉ, जैसे हमारे बच्चे रॉ होते हैं वैसे ये सर. सर ये कैंडल है आपके लिए, मैनिफेस्टेशन कैंडल. आप भी मेडिटेशन कीजिएगा. आई विल टेक इट. या थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट माधव जी, आप आइए. स्वामी जी प्लांट. सर स्वामी जी. I request Naman sir, please. Thank you Naman sir. Naman sir को दिल्ली जाना था बट सर सिर्फ हमारे लिए जयपुर में रुके हुए हैं. We value sir for your presence. Thank you very much for being here. Your presence means a lot sir. For you also, meditation. I would request Gunesh sir. And sir के लिए भी कैंडल. कैंडल भी चाहिए सर. ये भी गुनेश सर, ये आपके लिए है. धवल सर प्लीज. We'll have a group a picture before we conclude. Plant momentum. स्वामी जी ये मेडिटेशन कैंडल है, तो आपको बिल्कुल मेडिटेशन करना है. और स्वामी जी का स्वागत मैं कर देता हूँ. धर्मनिष्ठ स्वामी से करवाते हैं. स्वामी आप हमारे पास जयपुर के हैं, तो आप दिल्ली से स्वामी जी हैं. आई विल जॉइन यू. प्लीज कम, प्लीज कम. आइए स्वामी. स्वामी जी का स्वागत करते हुए
स्वामी वेलकम यू, थैंक यू सो मच। धर्मेश स्वामी को हमने हमारी टीम में ले लिया है। थैंक यू सो मच स्वामी। I request all the guests to please come forward for a group picture. So, I request everybody to please come forward for a picture. Sorry, picture. Yeah. भूख लग रही खाते तो आएगा ना 1:30 बजे टाइम नहीं होगा खाने वाला तो फिर कैसे मकसद क्या है कोई चीज़ ऑडियंस के लिए मैं बोलूंगा एक्ट टू एक्शन, आपको बोलना है कुछ बड़ा करो, ठीक है? सबकी आवाज आनी चाहिए सेशन के बाद। एक्ट टू एक्शन, एक्ट टू एक्शन, एक्ट टू एक्शन। Thank you so much. I thank all the guests for giving so much time. Thank you so much. Thank you so much.